हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत संसार के प्रमुख महाद्वीप। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से मैं आपको आज का टॉपिक समझाने वाला हूँ। तो जल्दी से सभी लोगों को आज का यह शानदार वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टॉपिक को समझने में सहायता मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं सबसे पहले आपको एक मैप दिखाता हूँ। ये मैप है यूरोप महाद्वीप का। आप देखिएगा ग्लोब पर इसको अच्छे से दर्शाया गया है। इसमें देशों की स्थिति, लोकेलिटी बताई गई है। आप देखिएगा रूस में ये जो 4 देश लिखे हुए हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और फिनलैंड, इन्हें बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं या इन्हें बाल्टिक देश कहते हैं। प्रथम विश्व के युद्ध के दौरान रशिया ने इन देशों को स्वतंत्र कर दिया था। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, इन्हें बाल्टिक देश या बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। चलिए हम आज के टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। तो ये आगे अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, इसमें लोग ध्यान से देखिएगा। यूरोप महाद्वीप 34 डिग्री उत्तरीय अक्षांश से 71 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, फिर 11 डिग्री पश्चिमी अक्षांश से 76 डिग्री पूर्वी देशांतर तक जो है इसका विस्तार है। यूरोप पृथ्वी पर स्थित 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है। यूरोप एशिया से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, मतलब जो हिस्सा यूरोप का लैंडलॉक्ड है और एशिया का लैंडलॉक्ड है। तो यूरोप व एशिया संयुक्त रूप से यूरेशिया कहलाते हैं। आप लोगों ने यूरेशिया स्टेपीज ऐसा कुछ पढ़ा होगा कक्षा 12वीं भूगोल की कक्षा में। तो आगे आए। यूरोप उत्तर में आर्कटिक महासागर और अन्य जल निकाय एवं पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर एवं इससे जुड़े हुए जलमार्ग है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। इसका जनसंख्या घनत्व जो है जो 70 वर्ग किलोमीटर है। अब आ गए यूरोप के बड़े शहर, जो बड़ी सिटीज़ हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये है मास्को। मास्को आप याद रखिएगा, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का पहला स्टेशन है, वो है मास्को। आप लोगों को पता होगा जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो पिट्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। बीच में अन्य 7-8 स्टेशन हैं, उनके नाम भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैड्रिड, पेरिस, लंदन, रोम, इटली, वियना, वार्सा। अब वार्सा की संधि के बारे में आप लोगों ने कभी सुना होगा। यह 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जो मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई थी। ठीक है। अब आगे आ गए नहरें व नदियाँ, मतलब प्रमुख जलमार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है नदियों में राइन नदी। राइन नदी हमेशा आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी से नीदरलैंड को जोड़ती है। जर्मनी से नीदरलैंड को जोड़ती है। इसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। कोयला नदी क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि नदी में अंदर कोयले के विशाल भंडार हैं। तो एल्बे नदी, सेन नदी, रोन नदी, लेबांग नदी आदि हैं। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ लेक्स। झीलों का निर्माण हिमानी अपर्दन से हुआ है। ग्लेशियर इरोजन से झीलों का निर्माण हुआ है। लेक्स का निर्माण ग्लेशियर इरोजन से हुआ है। लैडोगा झील, ओनेगा झील एवं अन्य झीलें हैं, इनको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे आते हैं प्रमुख पर्वत व ज्वालामुखी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये लिखा हुआ है प्रमुख पर्वतों में डिनारिक आल्प्स, पिरेनीज, पेनाइन्स, जोलन, पिंडस, कॉकेशस एवं यूराल पर्वतमाला है। आल्प्स पर्वत स्लोवेनिया से ऑस्ट्रिया तक 750 मील में फैला हुआ है। यूरोप में एक पठार, मेसोटा सेंट्रल पठार, आइबेरियन पठार जिसे कहा जाता है वर्तमान में, वो है। माउंट एटला इटली का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट एट्राल जो है तो सक्रिय ज्वालामुखी है। वैसे तो
यूरोप में कुल 82 ज्वालामुखी हैं, उनमें जो सक्रिय है वो है माउंट एटना, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इनमें से 32 आइसलैंड भी हैं, जो बर्फ जहाँ पर ढकी रहती है 12 महीने वो है। तो प्रमुख हवाई पत्तन और बंदरगाहों की चर्चा कर लेते हैं, जो कि हैं पोर्ट्स, ठीक है, एंड एयरपोर्ट्स। तो आगे आपके म्यूनिख हवाई पत्तन जर्मनी में है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। हीथ्रो हवाई पत्तन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है। हैम्बर्ग हवाई अड्डा वियना अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है। फिर कुहेफेगन हवाई अड्डा है। फिर तैलिन हवाई अड्डा है, ठीक। फिर आ गया बंदरगाह पर, जो कि वाटर पोर्ट्स कहलाते हैं, वो रॉटरडम। ये रॉटरडम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, आप लोग इसको याद रखिएगा। एंटवर्प, पीरियस, ले हावरे और वालेंसिया, ये 5 इनको बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पर। चलिए आ गए यहाँ पर, अब हम पढ़ेंगे यूरोप का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आ जाइए, सबसे बड़ा निर्यातक व सबसे बड़ा आयातक। तो बताया जा रहा है कि यूरोप जो है वो सबसे बड़ा निर्यातक है और सबसे बड़ा आयातक है। यहाँ 27 देशों का राजनीतिक व आर्थिक गठबंधन है, मतलब देशों का देशों से, मतलब इंटरनेशनल व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। तो यूरोपीय संघ में पशुधन उत्पाद, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, अनाज, सब्जियां, फल एवं शराब, या शराब को वाइन भी कहते हैं, वहाँ व्यापार के 2 प्रमुख अंग हैं, पर्यटन और परिवहन। तो टूरिज्म एंड यूरोप का सबसे बड़ा बाजार जो है वो रीगा सेंट्रल मार्केट है। रीगा सेंट्रल मार्केट है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। यहाँ अल्बानिया जो है वो सबसे सस्ता देश है। अल्बानिया जो है यूरोप के अंदर वो सबसे सस्ता देश है। यूरोप का जो सबसे छोटा देश है वो है मोनाको। मोनाको जो है वो सबसे छोटा है। अब आ जाते हैं, हम कुछ फैक्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो अब आ जाते हैं फैक्ट्स के ऊपर। तो यूरोप में 50 देश हैं। सबसे बड़ा देश जो है वो है रशिया, ठीक, जिसे हम रूस भी कहते हैं। सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी छोटा, बड़ा है रशिया। यूक्रेन को अन्न के भंडार के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन को, अभी रूस यूक्रेन वार की चर्चा हुई थी कुछ समय पहले। फिर यूरोप महाद्वीप 400 से अधिक यूनेस्को विश्व धरोहरों का घर है। तो आगे आए, आइसलैंड देश मच्छर विहीन है। सोचिए, आइसलैंड देश में एक भी मच्छर नहीं है। ब्रुसेल्स चॉकलेट हेतु प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रुसेल्स में एयरपोर्ट है, वहां पर चॉकलेट की सबसे ज्यादा बिक्री होती है पूरे विश्व में। सोचिएगा, फ्रेंच फ्राइज का आविष्कार बेल्जियम में हुआ था। आप लोगों ने कई बार फास्ट फूड खाए होंगे, उनमें फ्रेंच फ्राइज जरूर खाया होगा। वो उसका आविष्कार जो जहाँ से हुआ है वो हुआ है यूरोप से, और यूरोप में भी कहाँ से, बेल्जियम से, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। यूरोप में 200 से अधिक भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। 200 से अधिक लैंग्वेजेस जो हैं बोली जाती हैं। यूरोप में नॉर्वे की सबसे लंबी तट रेखा है। जो नॉर्वे है उसकी सबसे लंबी जो है कोस्टल लाइन है, इसको याद रखिएगा। यूरोप के 4 उपक्षेत्र हैं, जिन्हें उत्तरी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप एवं दक्षिणी यूरोप के नाम से जाना जाता है। इसे याद रखिएगा मेरे भाई। आगे आते हैं, सन 1951 में रूस ने अपने कॉस्मोनॉट यूरी गागारिन को अंतरिक्ष में भेजा था। मैं सबसे पहले आपको कॉस्मोनॉट समझा देता हूं। जैसे भारत में एस्ट्रोनॉट होता है, जैसे भारत का एस्ट्रोनॉट होता है, जैसे राकेश शर्मा, कल्पना चावला, जिसको भारत के यान में बैठा के अंतरिक्ष में भेजा गया, वैसे ही रशिया में कॉस्मोनॉट होता है। और वहां का कॉस्मोनॉट कौन था? यूरी गागारिन था। वो अंतरिक्ष में भेजा गया था 1951 में, ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग देशों के अलग अलग अंतरिक्ष यात्रियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। सन 1989 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब इस सन को, इस ईयर को याद रखिएगा आप, सन 1989। यह पश्चिमी संस्कृति का जन्म स्थान कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यूरोप को पश्चिमी संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर का फादर कहा जाता है, या बर्थ प्लेस कह सकते हैं। तो आज मैंने आपको
यूरोप के बारे में पढ़ाया और मैंने कुछ नक्शे में आपको बाल्टिक देशों के बारे में बताया। बाल्टिक देश 4 थे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये काला सागर, इंडियन सागर, लिगुरियन सागर, भूमध्य सागर, वेरेंट सागर, नॉर्वे सागर, ये पूरा ग्लोब पर इसका विस्तार। और आगे मैंने आपको ये बताया सबसे शुरू में, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, यूरोप के बड़े शहर, नहरें, नदियाँ, हिल्स एंड वोल्केनोस, वाटरवेज एंड एयरपोर्ट्स, और मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण फैक्ट्स, और मैंने आपको बताया इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ यूरोप। तो आगे के वीडियो में मैं आपको और कुछ महाद्वीपों के बारे में मज़ेदार और रोचक तथ्य बताऊंगा। तो हमसे जुड़े रहें। अब मिलते हैं हम अगली कड़ी के अंदर। तब तक के लिए टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर यू कैन डू। गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।